संघीय कार्यपालिका में कौन कौन सा आएगा? राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका प्रोविजन 76 में है। कौन सा पोस्ट किस आर्टिकल में है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। सो आपको देखना पड़ेगा कि मैं केवल बताया हूं कि उस पोस्ट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है। तो 52 में प्रेसिडेंट, 63 में वाइस प्रेसिडेंट, 74, 75 डील करता है मंत्री परिषद को, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन बताता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, और 76 बताता है कि महान्यायवादी होगा। यह बात है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं भारत के राष्ट्रपति का, तो भारत का राष्ट्रपति का जो प्रोविजन है वो आपको दिया हुआ है। स्टार्टिंग आर्टिकल क्या है? 52, और 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सिंपल। तो पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति का प्रोविजन कहां पे है, प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? 52 में है। बात मैं करूंगा 53 की, आर्टिकल 53 की। तो ये मेंस का भी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी समझिए इस बात को कि जब आप बात करते हैं आर्टिकल 53 की, तो 53 में कहता है कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, नोट मत कीजिए, बुक्स में दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उसके बाद आप घर पर बहुत आराम से समझ जाइएगा। केवल शब्दों को गौर कीजिए। भारत की यानी संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। यह वर्ड है, और उसको लैंग्वेज को मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूं। इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है, यह ध्यान में रखिएगा। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब कार्यपालिका शक्ति, यह किसमें निहित है? भारत के, शॉर्ट में उसको मैं बोर्ड पे लिखता हूं पीओआई, यानी प्रेसिडेंट ऑफ, कंफ्यूज नहीं करना है। मेरा पीओआई मतलब भारत का राष्ट्रपति। संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति इंटायर किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में नहीं, प्राइम मिनिस्टर में नहीं, भारत के राष्ट्रपति में। विच मेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल इन ऑल। अगर आप आर्टिकल 53 को पढ़ें तो आपके प्रथम दृष्टिया जो विचार मन में आएगा वो ये आएगा कि भारत का राष्ट्रपति रियल हेड है, क्योंकि कहा इस आर्टिकल में लिखा है कि संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, मतलब उसमें वेस्टेड है, उसी में है। और उसके आगे लिखा है लेकिन इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कैसे करेगा? इतना जल्दी कंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा कैसे किया जा रहा है? गौर कीजिएगा, क्योंकि आपके पास बेयर एक्ट है, संविधान भी है, हम भी उसी का सहारा लेते हैं, उसी बाइबल का। तो अगला लाइन इसी में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति इसका प्रयोग डायरेक्टली करेगा, डायरेक्टली एट हिज ऑन, स्वयं। देखिए लैंग्वेज यही है, और इसका प्रयोग वो संविधान के अनुसार स्वयं करेगा, ठीक है। जल्दी सेटल कीजिए, कैसे प्रयोग करेगा? स्वयं करेगा। तो रियल में इसको हेड बना रहा है, या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के मदद से करेगा, अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स के मदद से करेगा, यानी जो अधीनस्थ जो उसके अधिकारी हैं। यही वर्ड दिया हुआ है कि भारत की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, जिसका प्रयोग वो कैसे कर रहा है? स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से कर रहा है। और एक और वर्ड है, कैसे कर रहा है? तो स्वयं कर रहा है, अधीनस्थ मतलब अधीनस्थ पदाधिकारियों के मदद से। लेकिन एक और लाइन है, संविधान के अनुसार, संविधान के अनुसार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के अनुसार कर रहा है, यानी जैसे संविधान में लिखा है उसके अनुसार।
तीन बातें, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, जिसका प्रयोग वो स्वयं कर रहा है या अधीनस्थ अधिकारियों की मदद से कर रहा है, और संविधान के अनुसार करता है। अगर संविधान के अनुसार वो नहीं कर रहा है, उसका कार्य अवैध माना जाएगा। यही सबसे पहले लिखा हुआ है। तो हमने आपको बताया आर्टिकल 52 कि 53। अब आपको सीधे सीधे मैं लेके चलता हूं आर्टिकल 74। ये मैंने बता दिया आपको। अब आइए 74, आर्टिकल 74। और आर्टिकल 74 क्या कहता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का प्रावधान किस आर्टिकल में? यानी कि यहां पर सीओएम की बात हो रही है कि एक सीओएम होगा। ये किस लिए होगा? सारा तो आपने ऑल इन ऑल इनको बना ही दिया। ये महाशय स्वयं में हेड हैं, तो अब किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने 74 में कहा कि एक मंत्री परिषद होगा, राइट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। क्यों होगा जी? जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होगा। इसको लीड कौन करेगा? इसका हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसका हेड कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। समझ में आ गई कि पीएम का भी पोस्ट 74 में आ गया, सीओएम का भी पोस्ट पोजीशन 74 में आ गया। और एक और बात इसमें कह रहा है कि हां हेड, और ये किस लिए हुआ? ये सलाह देने के लिए बना है, टू एड एन एडवाइस। सलाह और मंत्रालय, इसका काम क्या है? दो ही काम है, सलाह और मंत्रणा देने के लिए। सलाह और मंत्रणा मतलब एडवाइस देगा, सपोर्ट करेगा। कौन? सीओएम, जिसको लीड कर रहा है पीएम। इसका एक ही रोल है, सलाह देना, मंत्रणा देना। किसको? यह देगा, किसको मंत्रणा देगा? पीएम। इसको दे रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। आपने इनको ऑल इन ऑल पावरफुल बना दिया। और इनके सपोर्ट के लिए 74 में कह रहे हैं कि एक बॉडी होगा। सीओएम इज ए बॉडी, कलेक्टिव बॉडी, नॉट वन पर्सन। इसमें बहुत से लोग हैं। और इसका हेड कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सीओएम का मेन रोल क्या है? टू एड एन एडवाइस, सलाह देना, मंत्रणा देना। किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यह बात कही है। अब सवाल है कि मंत्रणा ये देगा सीओएम, अब राष्ट्रपति माने या ना माने? राष्ट्रपति इसको माने या ना माने? तो ये दिया हुआ है, सारी बातें इसमें दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रावधान आया, अगर आप देखें इसमें, तो एक अमेंडमेंट किया गया है कि इसी में लिखा हुआ है, अभी ब्रेक हुआ, ठीक, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सलाह देने के लिए बना दिया, लेकिन उसमें एक और बात किया, और राष्ट्रपति ऐसे सलाह के अनुसार काम करेगा। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी की सरकार में यह प्रावधान आया कि राष्ट्रपति कैसे काम करेगा? सलाह के अनुसार काम करेगा। मतलब कि यहां से सलाह गया, राष्ट्रपति वैसा काम करेगा। अब आप 53 आर्टिकल जो 53 है और आर्टिकल 74 है, अगर दोनों को एक साथ पढ़ें टुगेदर, अगर अकेला अकेला पढ़ेंगे तो बेकार हो जाएगा। 53 पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि राष्ट्रपति ऑल इन ऑल है। लेकिन जब आप 24 को क्लब करके पढ़ते हैं, देन यू कम टू नो कि प्रेसिडेंट वैसा ही करेगा जैसा कि सलाह उसको मिलेगा। कौन सलाह देगा? सीओएम। और ऐसा ही करेगा, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ सच एड एंड एडवाइस। जैसा सलाह आएगा, जैसा मंत्रणा आएगा, राष्ट्रपति वैसा करेगा। यह प्रावधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। जब 1949 का संविधान बना तो यह प्रावधान उसमें नहीं था। यह प्रावधान इंसर्ट किया गया। आप देखिए तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा यह प्रावधान आया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में
राष्ट्रपति के लिए यह कंपल्सरी कर दिया गया, ऑब्लिगेटरी कर दिया गया कि राष्ट्रपति वैसा ही करेगा जैसा कि उसको सलाह सीओएम देगा। सेल वर्ड लगा दिया गया है, यानी बाध्यकारी बना दिया गया है। और इस प्रकार जो राष्ट्रपति 53 और 74 को मिलाकर जो मैंडेट है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, राष्ट्रपति डी जुरे हेड है। डी जुरे एक होता है वर्ड और एक होता है डी फैक्टो, दो वर्ड होता है। डी जुरे का मतलब है लीगल हेड, डी जुरे का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, संवैधानिक प्रधान। डी जुरे का मतलब है नॉमिनल हेड और डी फैक्टो का मतलब है वास्तविक प्रधान। तो जैसे सलाह देगा वैसे ही वो करेगा। तो सीओएम ऑल इन ऑल हो गया, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर करता है, और राष्ट्रपति केवल सलाह को मानने वाला एक पोजीशन बन जाता है। इसलिए इसको नाम मात्र का प्रधान या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा गया। ये 76 में इंदिरा गांधी की सरकार ने किया थ्रू संविधान संशोधन। लेकिन जब जनता सरकार की आई 1978 में नया संशोधन आया जो कि 44वां संशोधन था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये जनता सरकार इंदिरा गांधी के बाद आई, नया अमेंडमेंट आया और सरकार को राष्ट्रपति के पद पर दया आई, क्योंकि राष्ट्रपति को बौना कर दिया गया था, मतलब पावरलेस। इंटायर एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। बट ये केवल कपोल कल्पना के बराबर, क्योंकि वो वही करेगा जैसा कि सलाह आएगा। सलाह नहीं आएगा, साइलेंट बैठे रहो। यू कांट डू एनीथिंग एट योर ऑन। आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते। यू हैव नो पावर वर्चुअली, क्योंकि आपको वैसा ही करना है जैसा कि सलाह आ रहा है, मंत्रणा आ रहा है। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं हुआ। जनता सरकार ने जब वो आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, इतना निम्न पोजीशन न बना दो, राष्ट्रपति जैसे पोजीशन को इतना लो नहीं करना है। कहा कि ठीक है, सलाह तो आएगी, एक बार आप लौटा सकते हो। जो सलाह आई उसको एक बार वापस कर दो। किसको वापस करना है? जो सलाह देने वाला है, यानी सीओएम को एक बार वापस हमने कर दिया। किस लिए वापस किया? प्लीज एक बार पुनर्विचार कर लीजिए, रिकंसीडर कर लीजिए। ये दिया हुआ है, ये अमेंडमेंट 44वां में आया था, टू रिकंसीडर। तो यही है, इसमें दिया हुआ है क्लियर कट कि आप अगर देखेंगे इसमें कि अगर 74 आर्टिकल में अगर आप देखें इसको, है ना, राइट टू रिटर्न कहां से आता है मैसेज? कौन से आर्टिकल में है? क्वेश्चन पूछा हुआ है। राइट टू रिटर्न ये 74 में ही आया है। आर्टिकल 74 में यह राइट टू रिटर्न, वापस करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति को। कौन सा आर्टिकल में, किस अमेंडमेंट के तहत आया? ये सब आया हुआ है, माइंड में इसको बिल्कुल फिट रखना है। राइट टू रिटर्न किस लिए? पुनर्विचार के लिए। लेकिन एक बार फिर पुनर्विचार करेगा कौन? सीओएम, और फिर आएगा मैटर। उस समय प्रेसिडेंट को ओके करना ही पड़ेगा। देयर इज नो क्वेश्चन कि फिर से लौटा दो, वो भेज रहा है हम लौटाते लगे, ये बिजनेस नहीं चलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो इस तरह से प्रोविजन है, ये आया था इंदिरा गांधी का। तो क्लियर है, आप पूरा क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति क्या है? 53 बताना पड़ेगा पहला पैराग्राफ में, आर्टिकल 53, और सेकंड पैराग्राफ में क्या डील कीजिएगा? 70, और अंतिम पैराग्राफ कंक्लूजन। 73 और 74 दो क्वेश्चन से फुल क्वेश्चन बन रहा है, और ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन है जो आपको समझना है। दिख रहा है ये? ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बुक में, लेकिन फिर भी ये चीज क्लियर हो जाएगा। किसका मोबाइल बज रहा है क्या? साइलेंट कर दीजिए। अच्छा, ओके। राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चुनाव के बारे में
राष्ट्रपति का चुनाव का मैनर क्या है, रीति क्या होगा, किस तरीके से वो चुना जाएगा, यह कैसे उसके चुनाव के बारे में जो प्रावधान है वो 54 में है और 55 में है। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है, मैं आर्टिकल बात कर रहा हूं। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? प्रत्यक्ष चुनाव का क्या मतलब होता है? सीधे वोटर चुनता है। प्रत्यक्ष चुनाव किसका किसका होता है? पोजीशन में 3-4 एग्जाम्पल बता दीजिए, 1 by 1। आप बताइए, एक सेकंड आप बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूं प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट इलेक्शन किन किन से पोस्ट करते, जिसको मैं बोलूंगा वही बोले। आप बोलिए। डायरेक्ट इलेक्शन, बैठते हुए आप बताइए। लास्ट बेंच, आप बताइए। हाँ, यस, राष्ट्रपति का। आई एम टॉकिंग डायरेक्ट इलेक्शन, प्रत्यक्ष चुनाव। आप बोलिए जी। यस। विधानसभा, और इन्होंने कहा लोकसभा और विधानसभा, ठीक। लेजिस्लेटिव असेंबली, पंचायती राज का है, नगर पालिका का है, चलिए ठीक है, म्युनिसिपल बॉडीज, लगभग भी है। डायरेक्ट इलेक्शन माने सीधे वोटर चुन रहा है। तो लोकसभा का सदस्य हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। और राज्यसभा का भी चुनाव पब्लिक करता है? नहीं करता है। विधानसभा एमएलए का चुनाव, एमएलसी का भी करता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन समझ जाइए। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इलेक्शन माने सीधे वोटर चुन रहा है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब वोटर न चुन रहा है, वोटर के चुने हुए प्रतिनिधि चुन रहे हैं। वोटर पहले प्रतिनिधि को चुन रहा है अपना, और वो प्रतिनिधि दूसरे को चुन रहा है, मतलब इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। इसलिए कि पब्लिक नहीं चुन रही है, पब्लिक के चुने हुए प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। आगे आएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे चुना जा रहा है? इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। इलेक्टोरल कॉलेज, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्वाचक मंडल।